Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Sarita Mittal, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will start our new chapter in civics, that is, why do we need a parliament? Watch the video carefully. So students, let's begin. Students, today we will study first what is parliament. पार्लियामेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सब पढ़ेंगे. सेकेंड, वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों ने, हमारे लीडर्स ने अपने यहाँ पर पार्लियामेंट रखने का डिसाइड क्यों किया, इसकी क्या नीड थी. थर्ड, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता के बिहाफ पर पार्लियामेंट में जाकर वर्क करते हैं. यस स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं और इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, हम इंडियंस को बहुत प्राउड फील करना चाहिए और हम लकी हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें जैसा कि आप जानते ही हो कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट मीन्स जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए ही किया जाता है. नाउ वी अंडरस्टैंड दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए. बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ द पीपल की. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आम जनता के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट करनी है, देश के आम लोगों में से ही जो भी एलिजिबल हो, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, वही एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहाँ आपको बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि हम कॉमन पीपल में से ही इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, वो दिखाई दे रहे हैं. यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होती है. अब नेक्स्ट बात करते हैं बाय द पीपल की. इसमें अब इलेक्शन होंगे, उसमें भी कॉमन पीपल अपने वोटिंग राइट का यूज़ करते हुए अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनेंगे. जैसे कि आप अपनी स्लाइड में भी देख सकते हो कि यहाँ पर लोगों ने अपने वोटिंग राइट का यूज़ करते हुए कैंडिडेट को जिता दिया. सो दिस इज़ बाय द पीपल. नाउ द लास्ट वन इज़ फॉर द पीपल. बच्चों, इसमें जो कैंडिडेट इलेक्ट होंगे वो ही गवर्नमेंट बनाएंगे और जनता के वेलफेयर के लिए ही डिसीजंस लेंगे. जैसे कि आप अपनी स्लाइड में भी देख सकते हो, डॉक्टर संजीव बालियान इलेक्शन जीतने के बाद शपथ ले रहे हैं. सेकंड पिक में उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का कामकाज संभाल लिया है और थर्ड पिक में वो जनता की भलाई के लिए लोकसभा में खड़े होकर डिसीजंस ले रहे हैं. तो सो इन दिस वे इट इज़ फॉर द पीपल. इस तरह आपने देखा कि स्टार्टिंग से जो भी प्रोसेस हुआ उसमें कॉमन मैन, हम सिटीजन्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा. ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो सकता है. क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी की एक इंस्टीट्यूशन दैट इज़ पार्लियामेंट और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले क्यूरियोसिटी बनती है कि ये पार्लियामेंट क्या है. बच्चों, as the whole chapter is based on parliament, so first of all हमें पार्लियामेंट, उसकी नीड, स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंस एट्सेट्रा को समझना होगा. सो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी. मीन्स पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं. लोगों ने जो अपनी पसंद के कैंडिडेट्स इलेक्ट किए थे, जिन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, वो कैंडिडेट वहीं पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, रन करते हैं, गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं. जैसे बच्चों आप स्लाइड में देख रहे हैं, अब क्योंकि ये कैंडिडेट्स कॉमन पीपल ने इलेक्ट किए हैं, इसलिए ये माना जाता है कि ये सारे फंक्शंस इनडायरेक्टली जनता ही परफॉर्म करती है, क्योंकि ये लोग पार्लियामेंट में बैठकर जनता की भलाई और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. हैंस दीज इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ एमपीज़. जैसे हमारे एरिया के एमपी डॉक्टर संजीव बालियान हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं. स्टूडेंट्स, पार्ट सेकेंड में इसके बारे में हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. बच्चों, यहाँ आपको
बहुत ध्यान से पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, उसकी बनावट को समझना होगा। फॉर दिस कम टू पेज नंबर 34 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट्स, यहाँ इतना तो आप जान ही गए होंगे कि पार्लियामेंट हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है और इसको हिंदी में संसद भी कहते हैं। ये हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके सदस्यों को एमपीज या सांसद भी कहा जाता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज या सदन होते हैं, जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर पिक्चर आपने देख रहे हो। यहाँ बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट नॉलेज की बात आपको बता दें कि जिस हाउस में रेड कारपेट मीन्स मैट या कालीन आपको फ्लोर पर दिखाई दे रहा है, वह हमारा अपर हाउस, उच्च या बड़ा सदन है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा भी कहते हैं। यहाँ पर इसको याद रखने का एक इजी मेथड आपको बता दें कि आप आर को मैच करके याद रखिए कि आर फॉर रेड कारपेट, आर फॉर राज्यसभा, तो आपको हमेशा लर्न रहेगा। ठीक है बच्चों। अब लोकसभा की पिक देखिए। इसमें आपको फ्लोर पर ग्रीन कारपेट दिखाई दे रहा है। ये हमारा लोअर हाउस, निचला या छोटा सदन है। इसको हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा भी कहते हैं। यहाँ भी बच्चों हम लर्न करने की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बच्चों को फुल लर्न होता है पर एग्ज़ाम रूम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपर हाउस का डिटेल लोअर हाउस में और लोअर का अपर हाउस में लिख कर आ जाते हैं। आप मैचिंग ट्रिक यूज़ कीजिए और लर्न कीजिए एल फॉर लोअर, एल फॉर लोकसभा। इस तरह आपको हमेशा लर्न रहेगा और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पार्लियामेंट को अच्छे से समझने के बाद चलिए बच्चों वापस आते हैं पेज नंबर 31 एंड हियर योर टॉपिक इज़ व्हाई शुड पीपल डिसाइड। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि हमने अपने देश में पार्लियामेंट रखने का डिसीज़न क्यों लिया, हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है। यहाँ बच्चों आप सब रेडी हो जाइए और आपको बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना है। अब हम सब चल रहे हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, मीन्स आज़ादी से पहले जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सभी वर्ग एकजुट यूनाइट होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे और वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी वहाँ के आइडियाज़ से इंस्पिरेशन ले रहे थे। जैसे बच्चों हमारे लीडर्स ने फ्रांस और रशिया से आइडियाज़ लिए। पहले बात करते हैं फ्रांस की। वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में और वहाँ के लोगों ने एक तानाशाह राजा लुई 16 से अपने देश को आज़ाद कराया और ऑल ओवर द वर्ल्ड को लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारे का मैसेज दिया। अब बात करते हैं रशिया की। वहाँ रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में। वहाँ पर भी एक अत्याचारी क्रूअल किंग ज़ार निकोलस सेकंड से लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराया और वर्ल्ड को मैसेज दिया कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं। बच्चों यहाँ ये छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए मैंने आपको दिया कि आप समझ सकें कि वर्ल्ड के दूसरे लोगों ने भी हमारी तरह स्ट्रगल कर अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे थे, अंडर द कॉलोनियल रूल मीन्स अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन में हम भारतीयों को डर डर के रहना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार जो भी तानाशाही डिसीजंस लेती थी कई बार उनसे हम लोग एग्री नहीं होते थे, लेकिन हमें बोलने का, अपनी बात कहने का, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं था। अगर कोई भी इंडियन ऐसा साहस करता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, कोड़े लगवाए जाते थे और फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। फिर सभी इंडियंस ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए 1885 में एक नेशनल लेवल की पार्टी ऑर्गेनाइज की। यह बात 1885 की है। एक काइंड हार्टेड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर सर ए.यू. ह्यूम से इंडियंस की यह दयनीय कंडीशन देखी नहीं गई। उन्होंने इंडियन लीडर्स को इंस्पायर किया कि अंग्रेज़ों से अगर लड़ाई लड़नी है और अपने देश को आज़ाद कराना है तो कम से कम एक नेशनल लेवल की पार्टी बनानी बहुत ज़रूरी है जिसकी लीडरशिप में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। तब 1885 में सर ए.यू. ह्यूम और हमारे ग्रेट लीडर्स के एफर्ट से INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन अंग्रेज़ों की अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। तभी
1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा पास किया गया, जिसमें बैन लगा दिया गया कि सभी इंडियंस अभी अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ नहीं करेंगे और न ही डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये अधिकार सिर्फ कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही दिए गए। तब हमारे लीडर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। स्टूडेंट्स, अब वो समय आ गया था जबकि हमें इंडिपेंडेंस मिलने ही वाली थी। तो नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये डाउट हुआ, क्योंकि उन्होंने कॉलोनियल रूल को एक्सपीरियंस किया हुआ था। उन्होंने अंग्रेज़ों का टाइम देखा हुआ था कि अगर देश में ब्रिटिश टाइम के ही सिस्टम को चलाया गया, क्या सिस्टम था कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही वोटिंग राइट्स और डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, तो सभी लोग आज़ाद देश को प्रोग्रेस दिलाने में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे डिसीज़न मेकिंग में उनका योगदान होगा। हमारे लीडर्स को लगा कि जब सभी सेक्शन के लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो उन्हें भी तो इक्वल राइट्स होने चाहिए। अब इसका ये भी मीनिंग नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहेगी, जो उसके मन में आएगा करेगी, बल्कि इसका हेल्दी मीनिंग है कि गवर्नमेंट को हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए, सबके बारे में इक्वली सोचना चाहिए। यही सोचते हुए इसके बाद सारे पॉइंट्स पर विचार करके हमारे लीडर्स ने हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था की। क्या है ये प्रोविज़न? इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द इक्वल राइट टू वोट। मीन्स जो भी नागरिक 18 ईयर्स या उससे अबव का है, उन सबको इक्वली वोट देने का अधिकार है, ताकि सब लोग मिलकर अपने देश की प्रोग्रेस के लिए काम कर सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ कम टू पेज नंबर 32। हियर योर टॉपिक इज़ पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ हमें यह समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है सिटीजन्स की कंसेंट, उनकी सहमति, डिज़ायर, उनकी इच्छा, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन। ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने और उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओवरऑल यह माना जाता है कि इंडिविजुअल मीन्स एक सिंगल व्यक्ति या सिटीज़न भी डेमोक्रेसी में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। इट मीन्स एक एक वोट और एक एक सिटीज़न की ओपिनियन वैल्यूएबल है। और ये भी माना गया है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थाएं हों, सबको जनता की राय का सम्मान करना होगा। एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन कि एवरी सिटीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पार्लियामेंट और सिटीजन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, hope you have understood it properly. See you in the next video. Till then, take care. Thank you.